है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फिर से ईजन फैन फिक्शन एम्बर एंड द फ्रोस्ट का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। बट इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो हमारा जैन था वो अपने जो स्कूल था उसे पास आउट हो गया था एंड देन अब इसके बाद वो जाने वाला था कॉलेज में एंड जैन अपने जो स्कूल था वहाँ पे टॉप करता है, जिस वजह से उसे उसकी फेवरेट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिल जाता है। वहीं जैन का और ईफई का कोई कांटेक्ट नहीं था क्योंकि जैन ने अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लिया था, क्योंकि ईफई अब किसी और की हो गई थी, वो किसी और की फियोंसे थी। तो अब जैन अब उसको नहीं चाहता था। जैन अच्छे से समझ चुका था कि अब ईफई उसकी कभी नहीं हो सकती है, इसीलिए बस उसने ईफई को बुलाना ही सही समझा। एंड जैन जिस यूनिवर्सिटी में आता है वहीं पर ईफई भी जो है ना स्टडी करने के लिए आते हैं। ईबो उसका एडमिशन वही कराता है। एंड नेक्स्ट डे जब जैन अपने कॉलेज आता है तब ईफई जैन को देख लेती है और वो उसके सामने आती है। बट जैन जो है ना वो वहाँ से जाने लगता है, तभी ईफई उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है जैन। जैन जो है ना वो ईफई को देखता है और ईफई फिर बोलती है कि जैन, क्या तुमने मुझे सच में भुला दिया है? ये सुनने के बाद जैन बोलता है ईफई, तुम इंगेज हो, तुम्हारा एक फियांसे है, तो अब हम एक दूसरे से बात करने के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ये सुन के ईफई बोलती है बट, पर जैन बोलता है ईफई प्लीज़ समझने की कोशिश करो, ये बहुत बड़ा मैटर है, ठीक है। एंड ईफई जब ये सुनती है वो तुरंत ही जैन को एक कोने में लेकर आती है और फिर उसके बाद बोलते हैं जैन, क्या तुमने मुझे मिस किया? जैन ईफई को देखकर बोलता है ईफई, मैंने अपनी लाइफ के अंदर मूव ऑन कर लिया है, तुम्हें अपने फियोंसे के साथ रहना चाहिए, ठीक है, अब कुछ नहीं हो सकता हमारा, ठीक है। ये सुनने के बाद ईफई जो है ना वो बोलती है जैन, तुम ऐसे सब कुछ क्यों बोल रहे हो? ये सब क्यों बोल रहे हो तुम? जैन ईफई के शोल्डर पर दोनों हाथों को रखता है और ईफई जो है ना वो जैन के और भी बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती है। इन दोनों को इतना क्लोज एक दूसरे के साथ देखकर अगर कोई भी होता तो वो ऐसा ही देखता, मतलब एंगल ही कुछ ऐसा लगता किसी और को देखने पर कि ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। जैन जो है ना वो बिल्कुल भी ईफई को पास करना नहीं चाहता था। जैन ईफई से पूछता है, क्या तुम ली वुमेन को प्यार नहीं करती हो? क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स नहीं है? ये सुनने के बाद ईफई बोलती है नहीं तो। जैन ईफई से पूछता है ईफई, क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ, क्या तुम सच में ली वुमेन को पसंद नहीं कर सकती हो? एक बार भी क्या तूने उसे पसंद नहीं किया? एंड ये सुनने के बाद ईफई जो है ना वो चुप हो जाती है और जो जैन था ना वो बहुत ही लाइटली ईफई को खुद से दूर पुश कर देता है और वो देखता है ईफई को और बोलता है अब हम दोनों एक दूसरे के साथ कभी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अगर किसी ने भी हम दोनों को ऐसे एक दूसरे के पास देखा तो वो गलत समझेगा। मुझे अब अपनी क्लास में जाना है और अब हम अलग हैं एक दूसरे से। ईफई बोलती है जैन, क्या तुम दोबारा मुझसे बात नहीं करोगी? जैन बस ईफई को देखता है और बोलता है ईफई सॉरी, बट मैं तुम्हारी फियांसे पर चीट नहीं कर सकता हूँ। हम दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अगर ऐसे ही हम बात करते रहे तो ये एक अफेयर होगा और मैं ये नहीं चाहता हूँ। मैं तुम्हें भूल चुका हूँ एंड मुझे पता है तुम्हारी शादी बहुत जल्दी ही ली बोबिन से हो जाएगी, ठीक है। तो बस तुम हैप्पी रहो उसके साथ। वो ये एक है जो तुम्हें हैप्पी रख सकता है, वो तुम्हें सारी हैप्पीनेस प्रोवाइड करा सकता है, मैं नहीं। मैं तुम्हारे लिए नहीं बना हूँ। एंड ये फई जो है ना वो नम पड़ जाती है अपनी जगह पर ही। जैन वहाँ से जाने लगता है बट तभी ईफई आती है और वो जैन को हक कर लेती है। जैन जो है ना वो ईफई को हक बैक नहीं करता, वो अपने हाथों को ईफई के शोल्डर पर रखता है और उसके बाद उसे जेंटली पुश कर देता है और बोलता है मेरी क्लास है, मुझे जाना है। और ये बोलकर जैन अपनी क्लास की ओर चला जाता है। वहीं ईफई की आंखें वेट हो जाती हैं और जो ईफई थी ना वो वहाँ से वॉशरूम की ओर चले जाती है। अब हम देखते हैं ईबो की कंपनी का सीन। ईबो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और वो काम कर रहा था। इवनिंग का टाइम था, तभी एक पर्सन ईबो के डोर पर आकर नॉक करता है। ईबो बोलता है कम इन एंड एक पर्सन जो है ना वो ईबो के ऑफिस में एंटर करता है। वो पर्सन बोलता है सर, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है जैसा आपने मुझसे कहा था। ईबो बोलता है वेरी गुड, दिखाओ मुझे क्या बात, उन्होंने एक दूसरे से बात की? ये सुनने के बाद वो पर्सन बोलता है जी सर बिल्कुल, मुझे आपको कुछ दिखाना है। ईबो बोलता है ठीक है दिखाओ मुझे। इसके बाद वो पर्सन अपना लैपटॉप ईबो को दिखाता है एंड जो ईबो था ना वो देखता है एक फ़ोटो के अंदर जैन ने और ईफई ने एक दूसरे को हक किया हुआ था एंड एक फ़ोटो के अंदर वो लोग बात कर रहे थे एंड एक फ़ोटो
देखने के बाद तो ईबो का पूरा दिमाग घूम जाता है, क्योंकि उस फोटो को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे ईफई और जैन एक दूसरे को किस कर रहे थे। और ये देखते ही ईबो का दिमाग इतना ख़राब होता है कि मतलब उसका दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है, वो जितनी भी उस टेबल पर चीज़ें पड़ी हुई थी वो सारी चीज़ों को फेंक देता है एंड लैपटॉप बच जाता है। वो लैपटॉप वहीं पर रहता है जो ईफई और जैन की पिक थी। इसमें एक पिक के अंदर जैन जो है ना वो ईफई को हक कर रहा था, और ये चीज़ उसे इतना गुस्सा दिला देती है कि ईबो तुरंत ही जाता है और उस पर्सन की कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है, तुमने ये सब होने कैसे दिया, तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं। ये सुनने के बाद वो पर्सन बोलता है, सर मुझे मुझे नहीं पता, मैंने वही किया जो आपने मुझसे कहा था। वो पर्सन बहुत ही बुरी तरह से जो है ना डर चुका था। ईबो फिर उस पर्सन को पुश करता है और फिर वो तुरंत ही वॉल के ऊपर जो है ना वो पंच करता है, लेऊंगा, जिस वजह से वो इंसान बहुत बुरी तरह से डर जाता है। ईबो तुरंत ही उसे बोलता है गेट आउट, और वो पर्सन तुरंत ही रूम से बाहर आ जाता है। ईबो जो है ना वो गुस्से में वॉल पर 2 से 3 बार पंच करता है और बोलता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ईफई के क्लोज जाने की, तुमने उसे हक किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हक करने की और उसे किस करने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं शाहजैन, और गुस्से में चिल्लाता है। ईबो फिर से पंच मारने लगता है, 2 से 3 बार पंच करता है, जिस वजह से उसके एंकल पर चोट लग जाती है। बट ईबो का गुस्सा जो है ना वो 7वें आसमान पर जा चुका था। गुस्से में उसका फेस पूरा रेड हो गया था एंड अब वो गुस्से में क्या करने वाला था वो तो खुद भी नहीं जानता है। ईबो बोलता है, अब देखना जो तुम्हारे साथ होगा ना वो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो उसके क्लोज जाने की, जबकि वो अब किसी की फियोंसे है, तुम उसके फियोंसे पर चीट कर रहे हो उसे। तुम सच में तुम्हें अब दिखाना होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। अभी हम देखते हैं नाइट का टाइम हो चुका था। जो है ना ली बोबिन और ईफई कार के अंदर थे, वो एक पार्टी से वापस आ रहे थे, अभी 12 बज चुके थे एंड वो घर की ओर ही जा रहे थे। एंड जो कार थी ना वो धीरे धीरे करके जो है ना वो स्लो पड़ती जा रही थी एंड रोड से बहुत सारे जो है ना वो साधन नहीं चल रहे थे, क्योंकि इस टाइम रात का टाइम था तो बहुत ही कम जो है ना वो मतलब साधन चल रहे थे इस सड़क पर इस टाइम पर। जो ली बोबिन था ना वो बोलता है, ईफई क्या तुमने एडमिशन ले लिया उस यूनिवर्सिटी के अंदर। ईफई जो है ना वो बोलती ले लिया है। फिर वो बोलता है कि तुमने उसी में क्यों लिया, जबकि तुम पहले उसमें नहीं लेना चाहती थी बट बाद में उसी में क्यों। ईफई बोलती है, मुझे उसी यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी करनी है ओनली। ये सुनने के बाद ली बोबिन बोलता है, ओह अच्छा, इसके पीछे रीजन क्या है, हाँ क्या तुमने किसी को देख लिया है यूनिवर्सिटी के अंदर। एंड ये सुनते ही ईफई के माइंड में सीधा जैन आता है। ली बोबिन बोलता है, ओह आई सी, तुमने अपना एक्स बॉयफ्रेंड देखा है क्या वहाँ पर। एंड ये सुनने के बाद ईफई गुस्से में ली बोबिन को देखती है। ली बोबिन बोलता है, ओह तो इसका मतलब सही है, तुमने वहाँ पर अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देख लिया है यूनिवर्सिटी में, हाँ। एंड ये सुनने के बाद ली बोबिन जो है ना वो बस कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप रहता है एंड वो ईफई को देखता है। एंड तभी जो कार थी ना वो और भी ज़्यादा जो है ना उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। वो बोलता है, हाँ ये कार को क्या हुआ। एंड अचानक से कार स्टॉप हो जाती है। ली बोबिन जो है ना वो मतलब कार को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करता है बट कार स्टार्ट ही नहीं होती। एंड ये देखने के बाद ईफई जो है ना वो बोलती है मम्बल करते हुए, तुम और तुम्हारी यूजलेस कार। ली बोबिन बोलता है, हाँ तो तुम चिंता मत करो हनी, मैं कुछ करता हूँ, ठीक है। एंड ये बोल के ली बोबिन कार का डोर ओपन करता है। उसके बाद वो बाहर आता है एंड बॉनेट ओपन करता है और उस बॉनेट में से जो है ना धुआं निकल रहा था कार के अंदर से। वो बोलता है, ओ शिट ये क्या हो गया, और वो कफ करने लगता है। ली बोबिन सोचता है ये कार तो उसने अभी ली थी, सडनली कार बंद कैसे पड़ सकती है, ये तो न्यू कार है। इसके बाद ली बोबिन अपना फ़ोन बाहर निकालता है अपनी पॉकेट से और वो अपने ड्राइवर को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसे कहाँ आना है। वो अपनी करंट लोकेशन अपने ड्राइवर को सेंड कर देता है ताकि वो उसे यहाँ पर आकर ले जा सके। हम देखते हैं ईफई को जो कि कार के अंदर कंफर्टेबली बैठे हुई थी। वहाँ ईफई अपने मन में सोचती, फाइनली मेरी ट्रिक ने काम कर ही दिया है, अब देखना मैं इसे कैसे परेशान करती हूँ। ड्राइवर को यहाँ आने के अंदर बहुत टाइम लगेगा और मज़ा आ जाएगा। ये बोल के वो स्माइल करती है। ईफई फिर जो है ना वो उसी मैसी कंडीशन के अंदर बाहर निकलती है कार से और ले बोबिन को उसने परेशान कर दिया था। ले बोबिन बोलता है, ईफई कार के अंदर रहो, बाहर बहुत ठंड है। ईफई जो है ना उसका कोई रिप्लाई नहीं करती और वो बाहर निकल जाती है और इधर से उधर चलने लगती है। जो ली बोबिन था ना वो बोलता है, मैंने कहा ना कहाँ जा रही हो तुम, मत जाओ। ली बोबिन जो है ना ईफई की ओर टर्न करता है बट ईफई जो है ना वो बिल्कुल भी उसका रिस्पॉन्स नहीं करती एंड मुंह बनाती है और फिर वो बोलती है कि मुझे तुम्हारी इस चीप कार के अंदर नहीं बैठना है। मेरे डैड जो है ना वो इससे बेटर कार खरीद सकते हैं मिलियंस के अंदर, बट तुम, हाँ बकवास, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हारी इस बकवास सी कार में बैठकर। मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था पार्टी के अंदर।
ली बोबिन बोलता है, ईफई ये फर्स्ट टाइम है जब मेरी कोई कार काम नहीं कर रही है। ये देख के जो ईफई थी ना वो हंसती है और उसका फन बनाती है, यानी कि उसके ऊपर हंसने लगती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो ईफई ने ही की थी। उसने ही कार के बोनट के अंदर मैसअप कर दिया था, जिस वजह से कार काम करना बंद कर चुकी थी एंड कार अब बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। तो इसलिए जो ईफई थी ना वो बस इधर उधर घूमना शुरू कर देती है और बोलती है, मैं अब घर जा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ और मुझे तुम्हारी इस बकवास सी कार में नहीं जाना है। एंड ये बोलकर वो इधर उधर चलना शुरू कर देती है। ली बोबिन जो है ना वो बोलता है, ईफई मत जाओ, मैंने कहा ना वेट रुको। बट ईफई जो है ना वो चलने लगती है और वो पीछे टर्न करती है, ली बोबिन को देखती है और फिर उसके बाद वो ली बोबिन को अपनी मिडिल फिंगर दिखाती है और जो है ना वो उसे मतलब बोल सकते हैं अपनी मिडिल फिंगर दिखाकर वहाँ से चलने लगती है। बट तभी उसको हील्स के कारण ना बोल सकते हैं पेन होने लगता है। इसी वजह से वो अपनी हील को निकालती है, अपने हाथों में लेती है और फिर वो वहाँ से जाना शुरू कर देती है। ली बोबिन तुरंत ही उसके पास आता है और वो जो अपना ब्लेजर था ना वो निकाल कर जो ईफई थी ना उसके शोल्डर पर डाल देता है। एंड जो ईफई थी ना वो बोलती है, मुझसे दूर रहो और अपनी ये फेक जो केयर है ना वो मुझे मत दिखाओ। और ली बोबिन जो है ना वो बोलता है, यहाँ पर बाहर बहुत ठंड है, मेरे साथ रहो। ये सुन के जो ईफई थी ना वो तुरंत ही ली बोबिन की ओर टर्न करती है और वो उसे धक्का देती है। बट ली बोबिन उसे कसकर पकड़ लेता है उसके दोनों हाथों से और उसके बाद वो उसे किस करने लगता है। जो ईफी थी ना बोलती, क्या कर रहे हो?" बट वो उसे बिल्कुल भी आवाज़ निकालने नहीं देता। एंड ली बोबिन उससे भी ज़्यादा स्टबन था, वो तुरंत ही जो ईफी थी उसके बालों को पकड़ता है और उसके बाद उसे और भी डीपली किस करने लगता है। ली बोबिन फिर उसके बाद उसे किस करते हुए ही अपनी गोद में ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है और उसके बाद उसे किस करते हुए वो है ना तुरंत ही उसे गाड़ी की ओर लेकर आना शुरू कर देता है। ईफई जो है ना वो ली बोबिन के जो शोल्डर थे ना वहाँ पर उसे हिट कर रही थी, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं था। ली बोबिन फिर अपने एक हाथ से ही कार का डोर ओपन करता है और जो ईफई थे ना उसे कार के अंदर बैक सीट पर जो है ना वो फेंक देता है। उसके बाद डोर को बंद करता है। जो ईफई थे ना वो बोलते, तुम क्या कर रहे हो? एंड ली बोबिन जो है ना वो तुरंत ही अपना कंट्रोल जो है ना वो पूरी तरह से खो देता है और उसके बाद वो बिल्कुल भी अपना कंट्रोल नहीं रखता। एंड देन ईफई बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे ये सब करने की? जो ली बोबिन था ना वो दोबारा से ईफई को किस करना शुरू कर देता है एंड वो सीट पर ईफई को पुश कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है। और अब वो बिल्कुल भी जो है ना अपनी बोल सकते हैं कि डिज़ायर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। एंड पता नहीं क्यों अचानक से उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाते हैं ईफई की। ली बोबिन को अपने इतना पास देखकर ईफई जो है ना वो बहुत ही हेजिटेट करते हुए बोलती है, तुम ये क्या कर रहे हो? ली बोबिन जो है ना वो एक छोटी सी स्माइल करता है या ये कहीं कि एक स्मिक करता है एंड देन फिर वो पूरी तरह से ईफई के और भी क्लोज आ जाता है। एंड कार के अंदर जो है ना वो अंधेरा था थोड़ा थोड़ा, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे को ठीक से नहीं देख पा रहे थे। ली बोबिन धीरे से अपना हाथ ईफई के टॉप के अंदर जो है ना वो डाल देता है एंड चेस्ट तक उसके जो टॉप था ना उसे ऊपर कर देता है। एंड ये देख के ईफई बोलती है, मुझे टच मत करना। एंड वो शिवर करने लगती है। बट ली बोबिन उसे फिर से किस करने लगता है उसके लिप्स के ऊपर एंड देन वो उसका टॉप पूरी तरह से रिमूव कर देता है। अपने हाथों को वो उसके चेस्ट एरिया पर रखता है एंड देन स्क्वीज करने लगता है। एंड ऑब्वियसली ईफई के चेस्ट थोड़ी सी बिग थे एंड देन वो अपनी कंट्रोल को लूज कर देता है एंड देन वो उसे प्रेस करने लगता है ईफई को किस करते टाइम ही। और ईफई बहुत ही ज़्यादा अजीब अजीब साउंड निकाल रही थी एंड ये चीज़ उसके लिए बहुत डिफरेंट थी। पहली बार वो इस तरह के प्लेजर को फ़ील कर रही थी, जिस वजह से वो भी शायद अपना कंट्रोल लूज़ कर रही थी। उसे पेन और प्लेजर एक साथ मिल रहा था एंड देन इसके बाद वो दोनों पूरी तरह से खो चुके थे। एंड ली बोबिन और ईफई दोनों ही अपनी एक हॉट सी ब्यूटीफुल नाइट को वहाँ पर स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। और जो ईफई थी ना उसके लिए ये मोमेंट बहुत ही ज़्यादा प्लेजरेबल था, उससे बहुत अच्छा लगा था ये करके। एंड वो लोग कार के अंदर ही मेकआउट करते हैं। हम देखते हैं दूसरी ओर जैन को। नेक्स्ट डे जैन जो है ना वो अपनी यूनिवर्सिटी से घर आ रहा था। वो अपनी बाईसाइकिल पर बैठा हुआ था और वो घर की ओर ही आ रहा था, तभी अचानक से 6 बाइक उसके चारों तरफ आ जाती है। एंड जैन जो है ना वो रुक जाता है, अपनी बाइक को रोकता है, जो उसके पास बाइक थी उसे। एंड देन फिर वो देखता है बाइक पर जैन बैठा हुआ था और वो 4 लोगों को या 6 लोग थे वहाँ पर, हाँ 6 लोग थे, उन्हें देखता है। उन्होंने मास्क पहना हुआ था और उनके हाथों में हॉकी स्टिक थी। एंड जैन ये देख के थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। जैन को ये ना बहुत ही अजीब सी फीलिंग दे रहे थे। जैन को डर लगने लगता है। सभी बाइकर्स जो है ना वो अपनी बाइक को रोक चुके थे। एक बाइकर उतर कर आता है जैन के पास और वो जैन का हाथ पकड़ लेता है। जैन बोलता है, तुम क्या चाहते हो मुझसे? एंड जो बाइकर था ना वो जैन को कोई रिप्लाई नहीं देता और इससे जैन और भी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ही अजीब सी थी। उनको देख के जैन को डर लग रहा था।
जो जैन था ना वो बोलता है, तो तुम लोग क्या यूनिवर्सिटी से हो, मुझे मुझे परेशान करने के लिए आए हो। बट वो बाइकर जैन को जो है ना तुरंत ही पकड़ता है और फोर्सफुली उसे बाइक पर बैठाता है। और जैन जो है ना वो चिल्लाने की कोशिश करता है, बट जो है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो लोग जैन को लेकर बाइक के ऊपर एक साइलेंट प्लेस पर आते हैं और जैन को जो ग्राउंड थी ना उस पर धक्का देते हैं। जैन बोलता है, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे, हाँ, तो तुम लोग मुझे हार्म करना क्यों चाहते हो, मैंने क्या किया तुम लोगों के साथ, मैंने तुम लोगों के साथ क्या बुरा कर दिया। जैन बहुत डर चुका था और जो बाइकर था ना वो अपने हाथ में एक हॉकी स्टिक लेकर आता है एंड जैन बहुत बुरी तरह से डर जाता है। जैन बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैंने क्या किया है, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। बट वो लोग जैन की कोई बात नहीं सुनते और वो जैन को जो है ना उसी हॉकी स्टिक से मारना शुरू कर देते हैं। जैन जोर से चिल्लाता है, बोलता नहीं नहीं प्लीज़, एंड जैन बुरी तरह से रोने लगता है। बट वो पीपल जो लोग थे ना वो बिल्कुल भी जैन पर कोई मर्जी नहीं दिखाते हैं और जैन को बुरी तरह से उस हॉकी स्टिक से मारते हैं, मर्सीलेसली मारते हैं, उस पर कोई दया रहम नहीं दिखाते। जैन बोलता नहीं नहीं प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ प्लीज़ नहीं नहीं प्लीज़ नहीं। एंड वो लोग बिल्कुल भी नहीं रुकते, जैन को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। जैन को इतना मारते हैं कि जैन जो है ना वो बेहोश होने की कगार पर आ गया था। उसके सर, पैर, हाथ, बॉडी, स्टमक हर जगह चोट थी। उन लोगों ने जैन को बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मारा था, वो भी 20 मिनट तक। इसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। जैन ग्राउंड पर पड़ा हुआ था, वो भी हाफ मतलब बोल सकते हैं कि आधी बेहोशी के अंदर। जैन उठने की कोशिश करता है बट उसकी बॉडी के अंदर उसे इतना दर्द हो रहा था कि जैन को ऐसे लग रहा था कि अगर बस वो कुछ देर और ऐसे रहा ना तो वो सच में मर जाएगा। उसे ऐसा लग रहा था उसके शरीर की एक एक हड्डियाँ, बोन्स सब टूट गए हों। जैन को बहुत पेन हो रहा था, अभी जैन उठ भी नहीं सकता था। जैन को इतना बुरा दर्द हो रहा था। जैन कैसे तैसे करके फिर अपना फ़ोन निकालता है और अपने डैड को कॉल करता है। दूसरी ओर से जैन के डैड फ़ोन पिक करते हैं और बोलते हैं हेलो। जैन रोते हुए बोलते हैं, डैड डैड वो मुझे मुझे बहुत बहुत दर्द हो रहा है डैड, कुछ लोग आए और उन्होंने मुझे बहुत मारा डैड। मैं मैं चलने की हालत में नहीं हूँ डैड, मुझे बहुत दर्द हो रहा है डैड, मुझे बहुत दर्द हो रहा है डैड। डैड प्लीज़, वो मुझे यहाँ छोड़ के गई, प्लीज़ प्लीज़ डैड मुझे ले जाइए डैड। अगर वो वापस आ गए तो वो मुझे फिर से मारेंगे डैड, मुझे डर लग रहा है डैड, डैड प्लीज़ आ जाइए प्लीज़ डैड। ये सुन के वो बोलती कि क्या, मैं आ रहा हूँ बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ, मुझे बताओ तुम कहाँ पर हो। इसके बाद जैन उन्हें जगह बता देता है और फ़ोन कट हो जाता है। जैन मूव करने की कोशिश करता है बट उसकी पूरी बॉडी में उसे इतना दर्द होता है कि जैन हिल तक नहीं पाता। जैन बस वहीं पर लेटा रहता है, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरे शरीर की हड्डियाँ टूट गई हों। अब हम 1 घंटे बाद देखते हैं जैन को जैन के डैड हॉस्पिटल लेकर आते हैं। जैन जो है ना वो हॉस्पिटल रूम के स्ट्रक्चर पर लेटा हुआ था। दैन उसको बहुत सारी चोटें लगी हुई थी। जैन अभी रूम के अंदर था और जैन अभी भी बेहोश था। जैन के डैड जब देखते हैं डॉक्टर को तो वो बोलते हैं मेरे मेरे बेटे को क्या हो गया है। ये सुनने के बाद डॉक्टर बोलता है कि देखिए हम तभी बता पाएंगे जब हम उसे चेक करेंगे। जैन अभी भी अनकॉन्शियस था और वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया था। जो जैन के डैड थे ना वो बहुत ही बुरी तरह से डर गए थे जैन को इस कंडीशन में देखकर। कौन अपने बेटे को इस कंडीशन में देख के नहीं डरेगा। जैन की बॉडी पर बहुत सारे ब्लू और रेड कलर के निशान बन गए थे। जैन की स्किन के अंदर जो ब्लड था ना वो जम गया था काफ़ी जगह पर, जिस वजह से रेड कलर के निशान भी बन गए थे। जैन को हॉस्पिटल के रूम के अंदर ले जाने के बाद जैन को जो है ना वो चेक किया जा रहा था एंड जैन के डैड बाहर खड़े हुए थे। कुछ ही टाइम के बाद जो जैन की बहन थी शुआन लू वो आती हैं और जैन की मॉम भी आती हैं एंड वो देखते हैं जैन के डैड को। तभी जैन की मॉम आती हैं और बोलते हैं हस्बैंड जैन को क्या हुआ है, कैसा है हमारा बेटा, कहाँ पर है वो। एंड जो बोल सकते हैं जैन के डैड थे वो अपनी वाइफ और अपनी बेटी को देखते हैं। शिवान लू बोलती डैड जैन ठीक तो है ना। एंड ये सब देखने के बाद जैन के डैड बोलते हैं वो अभी पेशेंट रूम के अंदर है, डॉक्टर उसे चेक कर रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने उसने मुझे कॉल किया और कहा कि उसे कुछ लोगों ने बहुत बुरी तरह से मारा है हॉकी स्टिक से और पता नहीं मेरे बेटे को ये सब चीज़ें कैसे हो गई। अभी उसकी कंडीशन क्या है पता नहीं, वो जब डॉक्टर बाहर आएंगे तभी पता चलेगा। एंड ये सब सुनने के बाद वो बोलती क्या मेरे बेटे का कौन दुश्मन है, कौन उसे मार रहा है ऐसे करके, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। श्वान लोग बोलती हैं डैड जैन कब ठीक होगा। तो जैन के डैड बोलते हैं पता नहीं बेटा, वो पता नहीं कब तक ठीक होगा। उसकी बॉडी पर बहुत सारे लाल और नीले कलर के निशान थे, बहुत सारी जगह जो है ना वो खून जो है ना वो जम गया है। उसकी स्किन के ऊपर बहुत सारे निशान हैं। अभी बेहोश है, पता नहीं वो कब तक ठीक होगा। एंड ये सब सुनने के बाद जैन की मॉम बोलती हैं अभी 1 महीने पहले ही उसका एक्सीडेंट हुआ था और सडनली अब से मतलब फिर से किसी लोगों ने उसे मारा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी बेटी की लाइफ पर ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, क्यों उसे लोग परेशान कर रहे हैं।
जैन की मॉम बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। जैन की जो बहन थी शुआन लू, वो बोलती है हमें जैन से पूछना होगा ये सब क्यों हो रहा है। हम 1 घंटे बाद देखते हैं। 1 घंटे के बाद जो जैन था ना, वो धीरे धीरे करके होश में आने लगता है एंड वो अपनी हाफ क्लोज आइज से खोल कर देखता है एंड देन उसे दिखाई देता है उसकी बॉडी पर कितने सारे निशान हैं एंड वो अपने हाथ को मूव करने की जैसी कोशिश करता है उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जैन जो है ना, वो कुछ सोचता है और बोलता है कौन थे वो लोग, उन्होंने मुझे क्यों मारा। एक नर्स जब जैन के हॉस्पिटल रूम के अंदर आती है तो वो देखती है कि जैन उठ गया है एंड जैसे वो ये देखती है वो तुरंत ही बाहर आती है और बताती है कि पेशेंट उठ चुका है। एंड ये देखते ही जैन के डैड, जैन की मॉम रूम के अंदर आते हैं और वो चेयर पर आकर बैठ जाते हैं और जैन को देखते हैं। जैन की मॉम बोलती है जैन तुम्हें किसने मारा, तुमने उन लोगों का चेहरा देखा। हाँ, तभी श्वान लोग भी बोलती जैन तुम्हें किसने मारा था। जैन बोलता है मुझे मुझे नहीं पता। एंड ये सुनने के बाद वो बोलती क्या। जैन के डैड बोलते जैन एक बार तो याद करने की कोशिश करो कौन थे वो लोग। जैन बोलता डैड मुझे नहीं पता वो लोग कौन थे, मैं तो बाइक से घर आ रहा था एंड तभी अचानक से वो लोग सामने आ गए और वो मुझे बहुत बुरी तरह से मारने लगे। पता नहीं वो लोग कौन थे, उन्होंने मेरी बात भी नहीं सुनी। मैंने कहा कि मुझे जाने दो बट नहीं, उन लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा और बहुत बुरी तरह से मारा। जैन जो है ना, वो सभी को बता देता है कि उसके साथ क्या हुआ था। पता नहीं जैन की लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। सभी लोग फिर इसके बाद जैन का ख्याल रखने लगते हैं और जैन जो है ना, वो 2 दिनों तक हॉस्पिटल के अंदर ही रहता है, मतलब वहीं पर रहता है वो। जैन के डैड जो है ना, वो पुलिस को भी इन्फॉर्म करते हैं बट पुलिस को भी कुछ नहीं मिलता, उन्हें कोई प्रूफ नहीं मिलता कि जैन पर अटैक किसने किया था। अब हम नाइट का टाइम देखते हैं। जैन रूम के अंदर पीसफुली सो रहा था एंड तभी जैन के रूम का डोर ओपन होता है और वहाँ पर एक पर्सन अंदर आता है एंड वो पर्सन कोई और नहीं, हमारा ईवो था। ईवो जैन के रूम के अंदर आता है और अंदर आने के बाद वो रूम देखता है। ईवो फिर डोर को बंद कर देता है एंड देन फिर वो जैन के पास आता है। जैन जो है ना, वो अभी बेड पर लेटा हुआ था और सो रहा था। ईवो अपना जो थंब था ना, वो जैन के लिप्स पर रखता है और उसे प्रेस करता है बहुत ही हार्डली। ईवो फिर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के साथ जैन के लिप्स को वाइप करता है एंड ईवो की आंखों में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा जो है ना, वो फियर बोल सकते हैं कि डार्कनेस थी एकदम। उसका फेस जो है ना, वो पूरी तरह से जैन के फेस के पास था एंड देन वो बस पूरी तरह से जैन को देख रहा था। ईवो की आंखें बस जैन पर फिक्स थी पूरी तरह से और ईवो जैन के लिप्स को जानबूझकर जो है ना, वो प्रेस करता है अपने थंब से बहुत ज़्यादा एंड पेन के कारण जैन जो है ना, वो अपने आइज़ ओपन कर लेता है। पहले तो वो ईवो को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो चिल्लाने के लिए जैसे ही अपना माउथ ओपन करता है तभी अचानक से ईवो अपना हाथ जैन के माउथ पर रख देता है और जैन करता रह जाता है। वो मतलब कुछ वॉइस निकालने की कोशिश करता है बट ईवो बिल्कुल भी उसे कुछ भी बोलने ही नहीं देता। एंड इसके बाद जो ईवो था ना, वो देखता है जैन को। जैन जो है ना, वो ईवो के हाथों पर मारने की कोशिश करता है, दूर करने की कोशिश करता है बट बिल्कुल नहीं। ईवो जो है ना, वो जैन के दोनों हाथों को पकड़ता है और उसके बाद बेड पर पिन कर देता है अपने एक हाथ से पकड़कर एंड वो उसे डार्कली देखने लगता है। और इसके बाद ईवो डार्क आवाज़ में एकदम कोल्ड फेस के साथ बोलता है एंड जैन जो है ना, वो पता नहीं क्यों ट्रम्बल करने लगता है। जैन को बहुत ही बुरी तरह से डर लग जाता है ईवो को देख के, पता नहीं क्यों वो इतना डर रहा था। ईवो स्लोली जो है ना, वो अपना हाथ जैन के माउथ से हटा लेता है एंड देन जैन जो है ना, वो देखता है ईवो को। जैन के जो बोल सकते हैं लिप्स थे ना, वो बुरी तरह से ट्रम्बल कर रहे थे एंड ईवो देख सकता था कि जैन की आंखों में आज डर था। एंड ईवो डायरेक्टली जैन को देखते हुए बोलता है तुम ईफे से क्यों मिले। हाँ, तुम्हें समझ नहीं आता क्या कि वो किसी की फियोंसे है। हाँ, पर फिर भी तुम उससे मिले। हाँ, उसके पास गए तुम। जैन जो है ना, वो चुप, एकदम चुप एंड वो बस देखने लगता है ईवो को। अब जो है ना, वो अपने अंदर फिर से हिम्मत पैदा करता है और वो कॉन्फिडेंट होकर ईवो को देखता है और बोलता है तो अब उसे समझ आ गया था। जैन बोलता है तो आपने उन लोगों को भेजा था मुझे मारने के लिए। ईवो बोलता है हाँ बिल्कुल। एंड जो ईवो था ना, वो जैन के हाथों को बेड पर जो है ना, वो पिन किए हुए रखता है और वो उसके ऊपर आ जाता है। जैन बोलता है मिस्टर वांग, ये आप क्या कर रहे हैं, मुझसे दूर रहिए। एंड ईवो जो है ना, वो बोलता है फिर से तुम ईफे से क्यों मिले थे। हाँ, जैन बोलता है क्या मैं उससे बात नहीं कर सकता हूँ। ईवो बोलता है तुमने उससे बात नहीं की, तुमने उसे किस किया था। एंड ये सुनने के बाद जैन बोलता व्हाट, किस। ये जैन जो है ना, वो देखता है ईवो को। ईवो जो है ना, वो बोलता है तुमने उसके साथ
फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की हिम्मत की और वो उसके हाथों को और भी कसकर प्रेस करता है एंड जो उसके एंकल्स थे ना वहाँ पर उसे ट्विस्ट करता है। जैन बोलता है मैंने उसे किस नहीं किया और हमारे बीच में कभी भी कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं था हम दोनों के बीच में, आपको ज़रूर कोई गलती हुई है। ईबो बोलता है झूठ मत बोलो, मेरे पास प्रूफ है। जैन जो है ना वो बोलता है प्रूफ, ठीक है मुझे प्रूफ दिखाइए। ईबो फिर स्लोली जो है ना वो जैन को देखने लगता है एंड अब जैन जो है ना वो बिल्कुल एकदम फियरलेस हो जाता है और ईबो को देखने लगता है। ईबो जैन के हाथों को छोड़ देता है और वो बेड पर बैठ जाता है। ईबो फिर जैन को जो है ना वो किसिंग वाली फ़ोटो दिखाता है पहले तो, एंड फिर जो जैन था ना वो ईबो को देखता है एंड देन फिर उन फ़ोटो को देखता है और फिर जैन बोलता है कि आप पागल हो गए हैं, हाँ आपको प्रॉब्लम क्या है, ये बस एक गलत एंगल से ली गई फ़ोटो है, मैं बस ईफई से उस टाइम पर बात कर रहा था और बस वो मेरे थोड़ा सा पास थी और कुछ भी नहीं। ये फ़ोटो इस एंगल से ली गई है कि देखने पर ऐसा लगे कि हम दोनों किस कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ईबो जैन को जो है ना गुस्से में ग्लेयर करते हुए देखता है। जैन जो है ना वो ईबो का फ़ोन उठाता मतलब पकड़ लेता है एंड देन उसे फेंक देता है। ईबो गुस्से में बोलता है जैन। जैन जो है ना वो देखता है और बोलता है आपका दिमाग ख़राब हो गया है, आपको एक थेरेपिस्ट की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, आप क्या बकवास बातें बोल रहे हैं, आपको खुद को नहीं पता है, सच में आपको पता नहीं हुआ क्या है, बिना किसी चीज़ को जाने हुए आपने मुझे इतनी बुरी तरह से पिटवाया है, पता है मुझे कितना पेन हो रहा है, मुझे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। एंड जैन जो है ना वो रोने लगता है एंड ईबो के फेशियल एक्सप्रेशन अचानक से चेंज हो जाते हैं और पहले से सॉफ्ट हो जाते हैं। जैन बोलता है उन लोगों ने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा, मुझे वहाँ पर मरती हालत में छोड़कर वो लोग वहाँ से चले गए, मैं वहाँ पर पड़ा हुआ था हेल्पलेसली, मुझे इस हालत में कर दिया था कि मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा था। जैन जो है ना बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है और वो जो है ना वो ईबो से थोड़ा दूर होता है, देन इसके बाद लेट जाता है। जैन जो है ना अब बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। ईबो बोलता है झूठ मत बोलो। जैन बोलता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हम बस बात कर रहे थे, मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ तो मैं क्यों उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखूँगा, प्लीज़। ईबो जो है ना वो चुपचाप जैन को देखता है बट अभी भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था। जैन जो है ना वो बोलता है आप इतने हर्टलेस पर्सन हैं कि मैं क्या बताऊँ, आप सच में बिल्कुल अपने बारे में सोचते हैं और किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, आप बिना किसी चीज़ को देखे सोचे समझे, बिना किसी चीज़ को जाने उस पर यकीन कर लेते हैं, अब यहाँ से बाहर निकल जाइए, गेट आउट। एंड ईबो जो है ना वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता है, वो वहीं पर बैठा रहता है। जैन रोते हुए बोलता है प्लीज़ मैंने कहा यहाँ से बाहर निकल जाइए, अदरवाइज़ मैं चिल्लाऊँगा, मैं चिल्लाऊँगा, प्लीज़ बाहर निकल जाइए। ईबो जो है ना वो जैन को देखता है बट वो कुछ भी नहीं करता। ईबो अभी भी जैन को देख रहा था एंड जैन जो है ना गुस्से में बैठ जाता है और वो ईबो को देखने लगता है। जैन बोलता है आप यहाँ से जा क्यों नहीं रहे हैं, प्लीज़ मैंने कहा ना जाइए यहाँ से, वरना मैं इस विंडो से नीचे कूद जाऊँगा और सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल दूँगा, प्लीज़ जाइए यहाँ से, प्लीज़ मुझे शांति से रहने दीजिए प्लीज़। ईबो जो है ना वो साइलेंटली रोने लगता है और अब उसे पता नहीं क्यों और भी ज़्यादा दर्द हो रहा था। ईबो अपने आइज़ को रोल कर लेता है और वो बेड से उठ जाता है और वो अपना फ़ोन उठाता है। ईबो बोलता है मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है एंड जैन जो है ना वो देखता और बोलता ईबो, एंड जो मतलब गुस्से में जैन अचानक से ईबो का नाम लेता है, वो भी रोते हुए। ईबो जो है ना वो जैन को देखता है, जैन की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। ईबो शॉक हो जाता है, पहली बार उसने जैन के माउथ से अपना नाम सुना था और उसे ऐसा लगा जैसे कि उसके अंदर एक करंट दौड़ गया हो। ईबो बोलता है अभी तुमने मुझे क्या कहा, एंड ये देख के जैन ईबो को देखता और बोलता है वांग ईबो, मैंने कहा तुरंत यहाँ से चले जाओ, प्लीज़ जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है, प्लीज़ मेरी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करना बंद कर दो, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज़ मैं ईफई से कभी बात नहीं करूँगा, मैं उसे कभी देखूँगा भी नहीं, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से प्लीज़, मैं देखना नहीं चाहता तुम्हें, प्लीज़। ईबो अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है और वो जैन को देखता रहता है। जैन अब और भी ज़्यादा रोना शुरू कर देता है। जैन बेड से उठ जाता है और वो जो है ना वो मतलब चलने लगता है। जैन को चलने में प्रॉब्लम होती है बट फिर भी वो चल के जाता है और विंडो के पास खड़ा हो जाता है। वो अपना एक पैर विंडो पर रखता है और बोलता है जाओ यहाँ से, वरना मैं सच बता रहा हूँ, मैं सुसाइड कर लूँगा, प्लीज़ जाओ यहाँ से प्लीज़। जैन बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था ईबो से और अब वो उसका चेहरा तक देखना नहीं चाहता था। एक बार भी जैन जो है ना वो ईबो को देखता है और बोलता प्लीज़ जाओ यहाँ से। ईबो डोर के पास चला जाता है। वो एक लास्ट टाइम मुड़कर जैन को देखता है। जैन बोलता है गुस्से में प्लीज़ जाओ यहाँ से।
एंड ईवो फिर डोर ओपन करता है और डोर ओपन करके बाहर निकल जाता है। ईवो अपने मन में बोलता है मुझे अभी भी तुम पर विश्वास नहीं है। एंड हम देखते हैं अब यहाँ से नेक्स्ट डे जो चेंग और उसकी मॉम जैन से हॉस्पिटल में मिलने के लिए आते हैं। नेक्स्ट डे जो चेंग जो है ना वो जैन को हग करता है और फिर वो दोनों हग को ब्रेक करते हैं। जो चेंग की मॉम बोलती हैं बेटा तुम ठीक तो हो ना। जो जी युआन थी वो बोलती हैं बेटा कैसे हो तुम। जैन बोलता है आंटी अब मैं ठीक हूँ। जो जैन की बोल सकते हैं आंटी थी यानी कि जो चेंग की मॉम वो जैन से कुछ देर बात करती हैं और फिर जो है ना वो चुप हो जाती हैं। एंड देन फिर जो यू थी ना वो बाहर चली जाती हैं। देन हम देखते हैं जो चेंग को जो जैन को देखता है और फिर बोलता है जैन क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम्हें किसने मारा था। जैन बोलता है मुझे पता है। जो चेंग बोलता है कौन था जैन वो तुम्हें किसने मारा था क्या मिस्टर वांग ने। जैन बोलता है हाँ। एंड इसके बाद जैन सब कुछ बताता है कि क्यों मिस्टर वांग को गलतफहमी हो गई थी। ये सब जानने के बाद जो चेंग बोलता है व्हाट वो ऐसे कैसे कर सकता है। जो चेंग बोलता है जैन तुम्हें सच में अब मैं क्या करूँ तुम्हारा वो बहुत ही रूड एंड एरोगेंट है। तुम्हें अब और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। फिर जैन बोलता मैं जानता हूँ बट तुम जानते हो ना मेरे और ईवई के बीच में कभी भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं था। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ कुछ भी नहीं किया था जब हम दोनों रिलेशनशिप में थे तब भी। और अब तो मैं उसका बॉयफ्रेंड भी नहीं हूँ तो मैं क्यों करूँगा पता नहीं क्यों ये मिस्टर वांग मेरी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट कर रहे हैं अभी भी। जो चेंग बोलता है जैन ईवई सच में तुम्हारे लिए एक बैड लक है। जैन ये कुछ भी नहीं बोलता वो चुप रहता है। जो चेंग अपना हाथ जैन के हाथ पर रखता है और फिर बोलता है जैन तुम्हें ईवई को इग्नोर करना होगा। अगर मिस्टर वांग ने उसे देखा तुम्हारे साथ तो पता नहीं वो क्या करेंगे। ठीक है नेक्स्ट टाइम तुम और भी ध्यान रखना और उससे दूर रहना। जैन जो है ना वो बोलता है तुमने सही कहा मैं अब उससे दूर रहूँगा। एंड देन इसके बाद जो चेंग एंड जो चेंग की मॉम भी वहाँ से चले जाते हैं और जैन आराम करता है। अब हम देखते हैं रात का सीन। रात के 12 बजे हुए थे एंड डोर फिर से ओपन होता है। एंड मतलब डोर ओपन होने के बाद तुरंत ही फिर से ईवो जैन के रूम के अंदर आता है। जैन के लिए डोर ओपन करता है और फिर बंद कर देता है और जैन के बेड के पास आता है और बोलता है सो रहे हो। एंड वो धीरे से बोलता है मम्बल करते हुए। जैन अपनी आइज़ ओपन करता है और वो ईवो को देखता है। ईवो बोलता है ओह तो तुम नहीं सो रहे हो। जैन बोलता है मुझे पता था कि आप ज़रूर आएंगे। ये सुनने के बाद ईवो जो है ना वो एक डेविल वाली स्माइल करता है और एक स्मिक करता है और फिर वो वहीं चेयर पर बैठ जाता है। इसके बाद जैन भी बेड पर उठकर बैठ जाता है और फिर बोलता है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ईवो बोलता है मैं तुम्हें अच्छे से प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने आया हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। जैन बोलता है मुझे समझ नहीं आता। हाँ मैंने आपसे कहा था ना प्लीज़ मुझे बुली करना बंद कर दीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना आपने जो भी कहा वो सब चीज़ें ठीक है प्लीज़ जाइए यहाँ से। ईवो बोलता है बिल्कुल चुप। एंड दोनों बस एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं। जैन फिर अपना फेस साइड कर लेता है। जैन बोलता है मैं ईवई से नहीं मिलूँगा। एंड ये सुनने के बाद ईवो बोलता है मैं तुम पर यकीन कैसे करूँ। जैन जो है ना ये सब सुनने के बाद इरिटेट हो जाता है ईवो की वजह से। एंड अब ना जैन को हेडेक होने लगता है उसका सर दर्द करने लगता है तो जैन जो है ना अपना सर दबाने लगता है। ईवो जैन से बोलता है शाओ जैन मैंने तुमसे कहा है अगर तुम इस बार पक्का ईवई से मिलोगे ना तो मैं तुम्हारे डैड के बिज़नेस को पूरी तरह से तबाह कर दूंगा। एंड जैन जब ये सुनता है ना वो तुरंत ही शॉक के मारे बेड से उठ जाता है और वो ईवो के पास आता है और ईवो की कॉलर को पकड़ लेता है और बोलता है आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ईवो बोलता है मैं ऐसा कर सकता हूँ अगर तुम दोबारा से ईवई के पास गए ना तो मैं तुम्हारी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा यहाँ तक कि मैं तुम्हें भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा जैन। एंड ये सुनने के बाद जैन जो है ना वो बोलता है आप ऐसा नहीं करेंगे ये आपकी हॉबी है ये आपकी हॉबी है दूसरों के साथ फिज़िकल रिलेशनशिप बनाना मेरी नहीं है। मैं आप जैसा नहीं हूँ सब आप लोगों जैसे नहीं होते हैं। ईवई आपकी सेक्सुअल डिज़ायर की वजह से पैदा हुई है और आप मुझे बता रहे हैं ये सब चीज़ें। आपने मुझे बहुत सारी चीज़ें कही हैं। आपने अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल नहीं किया जब आप 15 साल के थे। सच है शेमलेस पर्सन आपके जितना घटिया इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। पता नहीं आप कितने लोगों के साथ सो चुके होंगे। एंड जब जैन ये बोलता है ना तो ईवो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है।
ईबो जो है ना जैन की नेक को पकड़ता है और उसे अपने लैब में बैठा लेता है और ईबो जैन की नेक को प्रेस करता है बहुत ही बैडली और ईबो को अपनी सारी पुरानी मेमोरीज जो कि उसे दिन रात सोने नहीं देती हैं वो फिर से उसके माइंड में आने लगती है और ईबो को गुस्सा दिला देती है। जैन बोलता है ईबो ईबो मेरी मेरी नेक छोड़ो प्लीज़ ईबो। एंड ईबो जो है ना तुरंत ही जैन को फ्लोर पर पुश कर देता है। जैन कफ करने लगता है बहुत ही बुरी तरह से, उसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है एंड जैन जो है ना अपना सर नीचे कर लेता है एंड कैसे भी करके वो अपने आप को कंट्रोल करता है और बोलता है क्या हुआ, हाँ मैंने सच कहा आपके बारे में तो आपको गुस्सा आ गया, हाँ क्या हुआ, सच सुना नहीं जा रहा आपको, अपने बारे में बुरा सुन के गुस्सा आ रहा है आपको, हाँ ये आपकी हॉबी है दूसरों के साथ वन नाइट स्टैंड करना, हाँ ये आपके लिए बहुत ही कॉमन होगा बट मेरे जैसों के लिए बिल्कुल भी नहीं, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने ईफई से पसंद किया था, मैंने ईफई को प्यार किया, मैंने उसे पसंद किया था, ठीक है, और मेरे और ईफई के बीच में कभी भी ऐसा कोई रिश्ता नहीं था, हम दोनों हमारे लिमिट के अंदर थे बट पता नहीं किस बेवकूफ़ ने आपको ये फ़ोटो एडिट करके दी है। सच में आपका माइंड है ना पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। आपने सोचा, आपने कैसे सोच लिया कि मैं ईफई को किस कर सकता हूँ। फर्स्ट अपने कैरेक्टर पर जो है ना वो ध्यान दीजिए, अपने आप को देखिए पहले, फिर दूसरों को देखिएगा। आपका कैरेक्टर ऐसा है कि मैं क्या बोलूँ। एंड ईबो अब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि ईबो जो है ना कुछ भी सुन सकता है बट अपने कैरेक्टर के बारे में नहीं। वो चेयर से उठ जाता है और जैन के पास आता है और वो जैन को तुरंत ही अपनी ओर टर्न करता है एंड इस वक्त बहुत ही ज़्यादा फियर में था जैन। जैन जो है ना वो अपना फेस जो है ना दूर कर लेता है, एकदम वॉल की ओर कर लेता है। ईबो अब बहुत ही ज़्यादा डार्क आइज से जैन को देखने लगता है। ईबो अपने नीज़ के बल जैन के सामने बैठता है और जैन को अपनी डार्क आइज से घूरने लगता है। ईबो जैन को देखते हुए बोलता है, जब तुम्हें सच का पता न हो तो फालतू की चीज़ें मत बोलो, जब सच का पता नहीं है तो ऐसी चीज़ें मत बोलो जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा जैन। ये सुनने के बाद जैन बोलता है, ओह अच्छा, तो ये चीज़ तो मैं आपके लिए भी बोल सकता हूँ ना कि आपने बिना सोचे समझे उन चीज़ों पर यकीन कर लिया जो कि सच है ही नहीं। हाँ क्या हुआ, अब मेरे बारे में आपको मिर्ची लग रही है, आपने यकीन कैसे कर लिया उन फेक फ़ोटोज़ पर। जैन और ईबो एक दूसरे को देख रहे थे, एक दूसरे के पास बैठे हुए थे। जैन तुरंत ही ईबो को पुश करता है और उसके बाद वो उठ जाता है और इसके बाद वो बोलता है, प्लीज़ अभी के अभी यहाँ से चले जाइए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं औरों जैसा बिल्कुल नहीं हूँ बट अभी के अभी मैं आपके जैसा इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैंने आप जैसे घटिया इंसान इस दुनिया में नहीं देखा है, तो प्लीज़ मुझसे दूर रहिए और मेरे सामने दोबारा मत आ जाइएगा वरना मैं कुछ भी कर लूँगा। आपने बिना किसी रीज़न के मुझे इतनी बुरी तरह से पिटवाया है ना कि मैं क्या बोलूँ, मुझे अभी तक दर्द हो रहा है। ईबो जो है ना वो बहुत ही मतलब एकदम जैन को देख रहा था गुस्से भरी आंखों से। ईबो खड़ा हो जाता है और वो जैन की ओर टर्न करता है और वो जैन को भी अपनी ओर तुरंत ही मोड़ देता है। जैन तुरंत ही ईबो को पुश करता है और बोलता है, मैं ईबो से नहीं मिलूँगा, मैं उसकी ओर देखूँगा तक नहीं, प्लीज़ अब जाइए यहाँ से, प्लीज़ मेरी लाइफ में मुझे डिस्टर्ब करना बंद कर दीजिए, प्लीज़ मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना प्लीज़ बंद कर दीजिए, मैं ईफई से नहीं मिलूँगा, नहीं उसे देखूँगा, प्लीज़ प्लीज़ मेरी लाइफ से दूर रहिए, मेरी लाइफ के अंदर और प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिए, प्लीज़ अब जाइए यहाँ से, प्लीज़ मुझे रेस्ट करने दीजिए। ईबो बोलता है, जैन तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है। जैन बोलता है, मुझे मुझे नहीं सुनना, मैं आपकी ये सब आपके बारे में जानने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जैन तुरंत ही जाता है, बेड पे जाके लेट जाता है और वो अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। ईबो बोलता है, जैन जब मैं 15 साल का था तब। जैन बोलता है, यहाँ से चले जाइए वरना मैं चिल्लाऊंगा, प्लीज़ मुझे आपकी हिस्ट्री को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज़ जाइए यहाँ से। जैन अपने जो वो उसके ईयर थे ना उन्हें पिलो से कवर कर लेता है। ईबो जैन को देखता है एंड आज पहली बार उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, उसके चेहरे पर एक सैडनेस थी, जैसे उसकी सारी ओल्ड मेमोरीज उसे डिस्टर्ब कर रही थी बार बार। वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से जो है ना ये सब चीज़ों को सोच रहा था। वो जैन के रूम से बाहर आ जाता है और वो जैन के रूम के बाहर आकर अपने मन में बोलता है कि कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता और कोई भी मुझे सुनना नहीं चाहता है। मैं किसी को बताना चाहता हूँ कि मेरे अंदर क्या चल रहा है ताकि मेरे दिल का ये दर्द थोड़ा कम हो सके। अब तो जैन भी मुझ पर गुस्सा है, वो भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता और ना ही मुझे सुनना चाहता है। ईबो कुछ देर जैन के रूम के बाहर ही खड़ा रहता है और मतलब पता नहीं क्यों वो चाहता था कि कोई तो उसको सुने, कोई उसको जाने, कोई समझे उसके दिल में क्या छुपा हुआ है, वो जान सके कोई तो उसे चाहिए था बट नहीं। ईबो
बस चुपचाप वहाँ पर खड़ा रहता है। एंड फिर वो अपने मन में सोचता है पता नहीं अब वो कब जैन से मिलेगा, शायद ये उसकी लास्ट मीटिंग है या पता नहीं और भी कभी वो उससे मिलेगा या नहीं। अब ईवो पता नहीं क्यों बहुत अजीब फील कर रहा था। अब तो जैन ने उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाया था जो कि बहुत बुरा था। ईवो बिल्कुल भी ये पसंद नहीं करता कि कोई भी उसके कैरेक्टर को लेके नेगेटिव बोले। वो क्या है वो खुद ही जानता है। ये उसके लिए बहुत बुरी फीलिंग है जब कोई उसके कैरेक्टर को लेकर बोलता है। और अब जब जैन ने उसके कैरेक्टर को लेके उसे इंसल्ट किया ना तो ईवो को बहुत बुरा लगा। कोई नहीं जानता कि वो असलियत में क्या है, बट फिर भी आज लोग उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाते हैं आज भी, जो कि उसे पसंद नहीं है। और आज जैन का भी उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जैन के कहे गए वो शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे। ईवो फिर अपनी आंखें बंद करता है, अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद करता है और बोलता है जैन, जब भी मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा तब भी मैं तुमसे अपने कैरेक्टर पर उठाए गए सवालों का और मेरे कैरेक्टर को इंसल्ट किए जाने पर तुमसे बदला ज़रूर लूँगा। और अब ईवो वहाँ से चला जाता है। अब देखते ही देखते 3 साल बीत गए। जैन अब अपने फाइनल ईयर में था। जैन और उसके फ्रेंड्स यानी कि वांग यूकाई जैन के साथ ही बैठे हुए थे, कॉलेज अटेंड कर रहे थे। एंड आज उनकी जो ग्रेजुएशन सेरेमनी थी ना वो होने वाली थी। प्रोफेसर स्टेज के ऊपर थे एंड स्टूडेंट चेयर पर बैठे हुए थे। एंड हम देखते हैं वांग ईफई भी हॉल के अंदर आती है और वो जो है ना वो अपने फ्रेंड्स का वेट करने लगती है। जैन और ईफई जो है ना अब एक दूसरे से बिल्कुल स्ट्रेंजर्स थे, जैसे कि एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। उन दोनों ने एक दूसरे से मतलब बात तक नहीं की थी प्रॉपरली इन 3 सालों के अंदर। जैन और ईफई की आंखें एक्सीडेंटली एक दूसरे पर पड़ जाती है एंड वो तुरंत ही अपने फेस को, अपनी आंखों को एक दूसरे से तुरंत ही हटा लेते हैं, क्योंकि अब वो दोनों बिल्कुल स्ट्रेंजर थे एक दूसरे के लिए। प्रोफेसर सभी स्टूडेंट्स को उनकी डिग्रियां देते हैं और जैन को भी उसकी डिग्री मिलती है। जैन बहुत ही इमोशनल हो जाता है, वांग यूकाई को भी उसकी डिग्री मिलती है एंड देन फिर वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश थे। वांग यूकाई बोलता है जैन मैं बहुत खुश हूँ। जैन बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं भी आज बहुत खुश हूँ। इसके बाद सभी स्टूडेंट ग्राउंड के अंदर आते हैं और वो मतलब जैसे जैसे चेयर्स रखी गई थी रैंकिंग के अकॉर्डिंग उन्हीं पर आकर बैठ जाते हैं। जो टॉपर स्टूडेंट था वो प्रिंसिपल के पास में बैठा हुआ था एंड प्रोफेसर फिर सभी स्टूडेंट के साथ बैठता है। और जो प्रोफेसर जो है ना बैठ जाने के बाद सभी स्टूडेंट की एक साथ पिक ली जाती है एंड देन इसके बाद सारे स्टूडेंट मिलकर एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। जैन जो है ना इसके बाद वांग यूकाई यूनिवर्सिटी से बाहर आ जाते हैं दोनों, जैन और वांग यूकाई। जैन अपनी खुद की बाइक पर बैठ जाता है और जैन के साथ जो है ना वो वांग यूकाई भी बैठ जाता है। एंड देन हम देखते हैं एक पर्सन को जो वांग यूकाई को देख रहा था काफ़ी टाइम से एंड जैन ये नोटिस करता है और फिर वो बोलता है यूकाई तुम्हें कोई देख रहा है, हमें मुझे ऐसा लग रहा है। जो यूकाई था ना वो आल्सो मतलब उसने भी उस पर्सन को देख लिया था एंड वो पर्सन जो है ना ले था। वांग यूकाई जो है ना वो हेजिटेट करता है थोड़ा सा एंड वो उस पर्सन को अच्छे से नहीं जानता और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जैन को कैसे बताए। जैन बोलता है कि तुम चाहते हो कि तुम उसकी कंप्लेंट करो। वांग यूकाई जो है ना वो एक्चुअली ये सब चीज़ें देख रहा था, उसे पता है कि वो इंसान भी उसे देख रहा है एंड जैन जो है ना वो मतलब एकदम चुप था। वो अब इन दोनों के बीच में क्या ही बोले। वांग यूकाई बोलता है एक्चुअली वो मुझे देख रहा है, मुझे पता है। जैन बोलता है व्हाट, मतलब तुम मुझे जानते हो? वांग यूकाई बोलता नहीं मुझे उसका नाम नहीं पता, बस जब मैं कॉलेज आता हूँ तो मुझे ये पर्सन दिखता है कहीं कहीं। वांग यूकाई बोलता है, जैन बोलता है ओह अच्छा, तो क्या तुम इसके बारे में कुछ जानना नहीं चाहते हो? तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? वांग यूकाई बोलता है कि मुझे हेजिटेशन फील होता था। जैन बोलता है ओह अच्छा, क्या तुम इसे पसंद करते हो? वांग यूकाई इस पर चुप रह जाता है एंड लीले ये सब चीज़ें देख रहा था, थोड़ी ही डिस्टेंस थे एंड वो स्माइल कर रहा था और वो अपनी कार में बैठा हुआ था, ड्राइवर था। इसके बाद जैन जो है ना वो बोलता है चलो एंड वांग यूकाई जो है ना उसने कभी उससे बात ही नहीं की, वो बस उसकी ओर देखता है, वो तो उसका नाम भी नहीं जानता है। जैन बोलता है क्या तुमने उससे कभी बात करने की कोशिश नहीं की? वांग यूकाई बोलता है कि अब नहीं, मैंने उससे कभी बात नहीं की है। जैन बोलता है ओह अच्छा ऐसी बात है। इसके बाद जैन अपनी बाइक स्टार्ट करता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, हम कल मिलेंगे न्यू पार्ट के साथ और इसके बाद से होने वाली है हमारे ईजन के प्यार की शुरुआत। तो चलिए शुरू करते हैं, कल देखेंगे, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।